नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आप न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से ये देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि जो रूस और यूक्रेन है उनके बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और उसके बाद दोनों देशों में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। तो आज हम अपने इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर इस युद्ध के क्या कारण हैं। क्या यह युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच ही है या फिर इसके पीछे और भी कोई थर्ड पार्टी छुपी हुई है जिसको मीडिया दिखाना नहीं चाहता या फिर जिसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो हम आज चर्चा करेंगे इस युद्ध को लेकर के, इसके क्या परिणाम होंगे, इसके क्या कारण है और भारत को अपनी विदेश नीति को किस हिसाब से हैंडल करना चाहिए, या फिर ऐसा कहें कि भारत की विदेश नीति पर, भारत के आर्थिक संबंधों पर और भारतीय समाज पर इसका किस प्रकार से प्रभाव या दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो आज के वीडियो में इन्हीं सभी मुद्दों पर बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। साथियों, आपने जैसे ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ा होगा और मैप आदि के माध्यम से देखा होगा, तो जो उत्तरी गोलार्ध है उसका एक बहुत बड़ा राष्ट्र है रूस, जो पहले यूएसएसआर हुआ करता था 91 से पहले, और बाद में फिर वो टूट के और भी उससे कई कंट्री बने और उसी में से एक कंट्री बना यूक्रेन। तो जो यूक्रेन और जो रसिया है दोनों पड़ोसी देश हैं। जो रसिया है उसके पश्चिम में ये यूक्रेन देश पड़ता है, रसिया के मुकाबले काफ़ी छोटा देश है। तो इनमें आपसी विवाद हुआ और विवाद यहाँ तक बढ़ गया कि युद्ध की नौबत आ गई और आखिरकार रसिया ने उस पर अटैक कर दिया, उस पर हमला किया। रसिया के जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बाकायदा मीडिया के सामने आकर ये घोषणा की कि हम यूक्रेन पर हमला करने वाले हैं, हम यूक्रेन पर हमला करेंगे क्योंकि यूक्रेन हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है, यूक्रेन यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरा है और जो यूक्रेन में रहने वाले लोग हैं उनकी स्वतंत्रता, उनकी आज़ादी के लिए भी यूक्रेन की सरकार उनको दबा रही है। युद्ध, मुझे तो ऐसा लगता है कि लोग क्यों ये ऐसा बोल रहे हैं कि ये युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच में, इसके भीतर में कोई भी व्यक्ति इसको गहराई से देखेगा और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझता होगा तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण, तो इसका कारण ऐतिहासिक है। जैसे आपने यदि पढ़ा हो तो 2014 में जो यूक्रेन है वहां पर सरकार चेंज हुई और उस सरकार ने एक तरह से एंटी रूस काम करना शुरू किया, या फिर ये कहें कि जो 2014 से पहले की यूक्रेन सरकार थी वो प्रो रसियन थी, वो रूस के साथ मिलकर काम कर रही थी या फिर उसका रूस के साथ तालमेल अच्छा था। लेकिन 2014 में ये एक चेंज हुआ, उसके बाद काफ़ी स्थितियां बिगड़ी और रूस ने एक तरह से यूक्रेन पर तब भी हमला किया था और उससे क्रीमिया का पार्ट छीन लिया था। यूक्रेन का ही एक हिस्सा था क्रीमिया, उसको छीन लिया और वर्तमान वो एक तरह से ऑटोनोमस की तरह काम करता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से रसिया का ही शासन उसमें क्रीमिया में चलता है। तो एक तो इसका ऐतिहासिक कारण है कि उसके बाद से यूक्रेन इस बात को लेकर खफा था और फिर उसने एक तरह से विरोधी कार्य रसिया के करना शुरू किया। लेकिन वर्तमान में इसके हम यदि कारण जानना चाहें तो इसके 2-3 कारण प्रमुख हैं। एक जो पहला कारण है वो तो है नाटो। आपने जैसे पढ़ा होगा कि जो नाटो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक संगठन अस्तित्व में आया और उसका प्रमुख काम था कि जो यूरोप के जो मेजर देश हैं उनकी सुरक्षा करना। ये सशस्त्र बलों वाला एक संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका एक काम था। तो वर्तमान में ये अपनी सेनाएं रूस तक पहुंचाना चाह रहा है, लेकिन बीच में ये यूक्रेन पड़ता है। तो जो नाटो है वो अपनी सेनाएं उसी राष्ट्र में भेजता है जो राष्ट्र नाटो का सदस्य हो। तो वर्तमान में जो नाटो है उसके 30 सदस्य हैं, लेकिन यूक्रेन उसका सदस्य नहीं है। तो नाटो एक तरीके से यूक्रेन पर दबाव बना रहा था या फिर ये स्ट्रेटेजिकली वो उसको इस बात के लिए कन्वेंस कर रहा था कि रसिया से आपको खतरा है तो आप नाटो के सदस्य बन जाइए, फिर हम अपनी सेनाएं उसको आपके वहां पर आपके क्षेत्र में यूक्रेन में भेज देंगे और रसिया से आपको सुरक्षा मिलती रहेगी। तो इसको लेकर के जो रूस था और रूस के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है वो इसको लेकर बहुत खपा थे। और जो नाटो है इसकी अगर हम संरचना को या फिर इसकी कार्यशैली को गहराई से देखेंगे तो इसका जो लीडर है वो यूएसए है और खासकर अमेरिका में जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ है, जब से ट्रंप को हटने के बाद जो बाइडेन वहां के नए जो प्रेसिडेंट बने हैं
उनका जो रुख है वो रसिया को लेकर थोड़ा ज़्यादा हार्ड हुआ है। एक तरह से कहा जाए तो वो शीतकाल के समय में यूएसए और रसिया के एक तरह से जो संबंध है उनमें ले जाने का प्रयास कर रहे थे। तो इसको लेकर के पुतिन काफ़ी खफा थे और उनको ऐसा लग रहा था कि अगर नाटो की सेनाएं यूक्रेन तक आएंगी तो फिर वहाँ पर अमेरिका का हस्तक्षेप बढ़ जाएगा और विदेश नीति में और किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ये ठीक नहीं होता है। तो इसको लेकर भी रूस काफ़ी खफा था और इसका एक प्रमुख कारण ये भी बना। और साथियों, इसका एक जो हिडन एजेंडा है वो भी बहुत ही हमको समझना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरा दुनिया कोविड की महामारी से जूझ रहा है और उससे महाशक्तियां हैं, जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं, ताकतवर राष्ट्र हैं, वो भी अछूते नहीं हैं। वो भी इस बीमारी का लगातार इससे जूझ रहे हैं और इसका सामना कर रहे हैं। तो अमेरिका ऐसी स्थिति में अपने हथियार बेचने के लिए वो एक तरह से यूक्रेन को उसने एक तरह से मोहरा बनाया, क्योंकि जब युद्ध छिड़ेगा तो रूस के पास तो अपने हथियार हैं, उसके पास तो परमाणु बम भी हैं, उसके पास तो अपनी डिफेंस मिसाइल भी हैं, सारी व्यवस्थाएं उसको एक तरह से मजबूत राष्ट्र है वो तो। लेकिन हथियार कौन खरीदेगा? यूक्रेन तो इतना ताकतवर नहीं है, तो यूक्रेन को हथियार खरीदने पड़ेंगे और उसका एक विकल्प अमेरिका हो सकता है कि वो अमेरिका से हथियार खरीदे। हालांकि आपने देखा होगा कि ये काफ़ी लंबे समय से ये विवाद चल रहा था, तो नवंबर दिसंबर के आसपास में आपने देखा होगा कि तब ऐसा लग रहा था कि रसिया अटैक करने वाला है यूक्रेन पर। तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये बड़ी सख्ती के साथ ये स्टैंड लेते हुए कहा था कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया तो रूस फिर सावधान रहे, अमेरिका जवाबी कार्रवाई करेगा। लेकिन वर्तमान में आप देखिए तो यूक्रेन अलग थलग पड़ा हुआ है। एक तरह से यूएसए ने हाथ उठा दिए हैं और वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हम आर्थिक रूप से प्रतिबंध लगाएंगे और रसिया को दूसरे तरह से कमजोर करेंगे, लेकिन हम अपनी सेनाएं नहीं भेजेंगे। अब इसमें एक बड़ा फेलियर, इसका एक जो कारण है उसका एक बड़ा फेलियर यूक्रेन के स्वयं राष्ट्रपति भी हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमेरिका का जो चाल चरित्र है, उसका जो इतिहास है, कोई भी राष्ट्रपति इतना बड़ा फैसला लेने के लिए कि आप रूस जैसे देश से भिड़ना चाहते हो और आप किसके बल पर भिड़ना चाहते हो कि नाटो के बल पर, जिसके आप सदस्य भी नहीं है, तो आपको समझना चाहिए कि नाटो अपनी सेनाएं नहीं भेजेगा। और दूसरा, उसके पीछे यूएसए आपकी क्या मंशा है? क्या अमेरिका युद्ध होने पर आपके साथ खड़ा होगा? ये वहां के राष्ट्रपति को, यूक्रेन के राष्ट्रपति को पहले सोचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा और अमेरिका ने एक तरह से अपने पैर पीछे खींच लिए। आप इस तरह से भी इसको देखो, जैसे अभी अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान में लगभग 17-18 साल के बाद अमेरिका को सफलता नहीं मिली और एक तरह से अफगानिस्तान को खाली छोड़ के अमेरिका ने अपनी जो सेनाएं थी उनको वापस बुला लिया और वहां पर तालिबान का शासन फिर दोबारा से आ गया। तो इन सब चीजों को अगर गौर से यूक्रेन देखता, अपनी विदेश नीति को वो समझने का प्रयास करता, तो वो कतई रसिया से भिड़ने का प्रयास नहीं करता और बातचीत की टेबल पर आकर वो अपने मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब की जो वर्तमान कंडीशन है उसमें देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। लेकिन जो ये युद्ध की स्थिति है वो कतई ठीक नहीं है और किसी भी राष्ट्र के लिए युद्ध अच्छा नहीं हो सकता। हालांकि शॉर्ट टर्म में लास्ट इसको अपनाते हैं अपने फायदे के लिए, कोई हथियार बेचने के लिए, कोई किसी को कमजोर करने के लिए, लेकिन ओवरऑल तौर पर पूरी दुनिया ने 2 वर्ल्ड युद्ध तो देखे ही हैं और भी बाकी लड़ाइयां होती रही हैं। तो दुनिया में जो मानवता है उसके लिए ये कहीं ना कहीं खतरा ही रहता है और आखिर में मानवता हार जाती है और आखिर में जो साधारण व्यक्ति होते हैं उनका बहुत खून खराबा होता है और पूरी दुनिया उसका दुष्प्रभाव झेलती है। इसमें भारत को लेकर हमको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों की ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही थी कि भारत को रूस के साथ युद्ध में शामिल हो जाना चाहिए। कोई कह रहा था कि रूस यूक्रेन को दबाने का प्रयास कर रहा है तो भारत को यूक्रेन का समर्थन करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और कोई भी जो एक्सपर्ट व्यक्ति होगा या फिर जो राष्ट्र के बारे में पढ़ता है, समझता है, विदेश नीति को समझता है, तो विदेश नीति के संदर्भ में केवल एक लाइन चलती है कि अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करो। हालांकि बाहरी तौर पर जो डिप्लोमेटिक तौर पर जो भाषा का प्रयोग होता है, जो एक दूसरे के राष्ट्रों की जो प्रतिक्रियाएं आती हैं, कमेंट आते हैं, वो देखने में अलग मिलते हैं कि यहाँ पर मानवता का ह्रास हो रहा है, युद्ध बंद कर देना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन हर राष्ट्र अपनी विदेश नीति अपने हित के हिसाब से चलाता है। तो हम भारत के संदर्भ में यदि इसको देखें
तो कुल मिलाकर के जो यूक्रेन का जो पक्ष रहा है वो हमेशा एक तरह से भारत के विरोध में ही रहा है। चाहे फिर वो संयुक्त राष्ट्र में भारत की सदस्यता के संबंध में हो, तब भी यूक्रेन ने भारत के विपक्ष में वोट किया, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो तब भी यूक्रेन ने पाकिस्तान के पक्ष में एक तरह से मत किया। तो कुल मिलाकर उसका समर्थन करना एक तरह से भारत की विदेश नीति के हिसाब से ठीक नहीं है, और फिर हम उसका समर्थन करके अपने राष्ट्रीय हितों को भी कैसे सुरक्षित करेंगे। दूसरा, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने रूसी राष्ट्रपति से भी इस मुद्दे को लेकर काफी बातचीत की है, क्योंकि यूक्रेन में भारत के लगभग 15,000 छात्र फंसे हुए हैं और हमको अपने राष्ट्रीय हित के हिसाब से अपने छात्रों को वापस बुलाना हमारा सबसे मेन इस समय का मुद्दा है। और उसके लिए भारत सरकार ने काम करना भी शुरू कर दिया है, और आज कुछ फ्लाइट के माध्यम से हमारे स्टूडेंट कुछ वापस भी आए हैं, और आगे जल्द ही 2-3 दिन में शायद सारे स्टूडेंट हमारे वापस आ जाएं। इस तरह का प्रयास भारत सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो हमारा एक हित तो वर्तमान में अपने जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, हमारे जो नागरिक फंसे हुए हैं, उनको हम वापस कर रहे हैं और अपने राष्ट्रीय हितों को, अपने नागरिकों की सुरक्षा कर रहे हैं। दूसरा, एक जो विदेश नीति के संबंध है, तो उसमें हमारे रसिया के साथ काफी अच्छे डिफेंस संबंध हैं, और रसिया हमारा परंपरागत मित्र भी रहा है। उससे हमने S-400 जो अपना डिफेंस सिस्टम है वो भी खरीदा है। तो कुल मिलाकर के हमको एक जो बीच का स्टैंड लेना चाहिए, और भारत सरकार ने वो स्टैंड लिया भी है। अभी जो यूनाइटेड नेशन में जो इसके लिए असेंबली बुलाई गई थी, उसमें भारत ने एक तरह से किसी का भी पक्ष नहीं लिया, भारत ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। तो न यूक्रेन का पक्ष लिया और न ही रसिया का पक्ष लिया। इसमें एक कारण विदेश नीति में भारत के संदर्भ में यह भी है कि अगर आप रसिया का खुलकर विरोध करते हो तो एक तरह से रसिया चाइना के ज्यादा नजदीक जाएगा, एक तरह से रसिया पाकिस्तान के भी नजदीक जाएगा। और अभी अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रसिया का विजिट करके आए हैं। तो कुल मिलाकर जो भारतीय विदेश नीति बड़ी संयम के साथ जो उनको स्टैंड लेना चाहिए, मुझे लगता है कि वो अपना उन्होंने स्टैंड अच्छे से ठीक स्टैंड लिया है। क्योंकि जो विदेश नीति रहती है और किसी भी राष्ट्र के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं, उसमें भावनात्मक मुद्दा के लिए कोई जगह नहीं रहती है। एक प्रकार से वहां तर्क की कसौटी पर अपने राष्ट्र के हितों को लेकर, अपने नागरिकों के हितों को लेकर, अपने आर्थिक संबंधों को लेकर, अपने डिफेंस संबंधों के लेकर फैसले किए जाते हैं, और वो भारत सरकार बखूबी उसको कर रही है। तो इस प्रकार से लोगों को जो एक तरह से लग रहा था कि भारत को क्या स्टैंड लेना चाहिए, तो भारत सरकार जो भी स्टैंड ले रही है वो ठीक और सोच समझ के स्टैंड ले रही है। तो साथियों, कंक्लूजन के रूप में हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ये अभी जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस का, इसके पीछे जो प्रमुख कारण है उसमें एक तरह से यूक्रेन मोहरा है, उसके पीछे जो नाटो कंट्री है और खासकर जो यूएसए है उसकी भी एक मंशा है, और दूसरे पक्ष में जो रूस का जो विस्तारवादी सोच है वो भी एक कारण है। तो खाली इसको यूक्रेन और रसिया युद्ध न समझ के उनके पीछे जो शक्तियां काम कर रहे हैं हमको वहां तक देखना पड़ेगा, और ये पूरी दुनिया के लिए ही घातक है। एक तरह से यूक्रेन तो इसमें फंस गया। तो युद्ध होता है वो किसी भी राष्ट्र के लिए ठीक नहीं होता। हालांकि कुछ समय के लिए किसी को ऐसा लग सकता है कि मैंने विजय हासिल कर ली तो मेरा पूरी दुनिया में दबदबा पैदा होगा, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रहा हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर रहा हो, और भी बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं, तो हिंसा और जो युद्ध है वो किसी भी समस्या का परमानेंट समाधान नहीं होता। परमानेंट समाधान के लिए आपको वैचारिक तौर पर टेबल पर आकर बातचीत ही करनी पड़ेगी। तो इसलिए इस लिहाज से देखते हुए रसिया को भी ये सोचना चाहिए और यूक्रेन को भी ये सोचना चाहिए। हालांकि वर्तमान में यूक्रेन के पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि रसिया ही इसको एक तरह से युद्ध को लीड कर रहा है और वो एक तरह से सिंगल प्लेयर है। उसके मुकाबले कोई यूक्रेन की सेना ज़्यादा टिकने वाली नहीं है। तो खासकर रसिया को अब सोचना चाहिए कि उसके जो भी मतभेद थे या फिर उन्होंने अपनी जो शर्तें रखी हैं उनके हिसाब से वो जल्द से जल्द युद्ध विराम की घोषणा करे, और ज़्यादा लोगों को इसमें उनको हानि न हो, ज़्यादा लोगों की जान न जाए। वही इन दोनों राष्ट्रों के लिए भी अच्छा रहेगा और वही पूरी दुनिया के लिए भी अच्छा रहेगा। और भारत के संदर्भ में जो भारत सरकार का स्टैंड है, जो अपने छात्रों को वहां से निकालना है, वो भी बहुत सराहनीय है। और भारत सरकार सोच समझ के
दोनों राष्ट्रों के बीच जो अपने संबंध बनाने चाहिए और किस प्रकार से अपनी विदेश नीति का पक्ष रखना चाहिए, वो भी अपने आप में उनका एक तरह से जो नजरिया है वो ठीक राइट जा रहा है कि इन दोनों देशों के कॉन्फ्लिक्ट पर आगे अगर ऐसा कुछ मुद्दा आएगा तो हम और भी आपको अवगत कराते रहेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। आज की वीडियो हमारी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।